जायगोट इज फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब जायगोट से एम्ब्रियो कब बनता है? अगर मैं पूछूं कि जायगोट बन गया, अब जायगोट से एम्ब्रियो कब बनेगा? जब जायगोट में बहुत सारी जो होंगी वो डिविजन्स होंगी, और उसके बाद जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये जायगोट है, अब वो सारी जो है वो डेवलपमेंट्स या जो हम डिविजन्स की बात कर रहे हैं, वहां पे जाने से पहले ये क्या करता है कि जो जायगोट है वो अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव वॉल जो है वो सिक्रीट कर लेता है, और फिर उसी में जो है वो क्या करता है? एम्ब्रियो में डेवलप करता है। एंड दैट एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज एंडोस्कोपिक। एंडोस्कोपिक का क्या मतलब हमने पढ़ा था कि आर्केगोनियल नेक से अवे की तरफ। तो जो एम्ब्रियो का एपेक्स होगा दैट इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स, दैट इज अवे फ्रॉम द माउथ ऑफ द आर्केगोनियम। अब जायगोट में मैंने बोला ना बहुत सारी डिविजन होंगे, फिर जाके वो एम्ब्रियो फॉर्म करता है। तो ये जायगोट में जो सबसे पहली डिवीजन होती है दैट इज बाय अ ट्रांसवर्स वॉल। ट्रांसवर्स का क्या मतलब होता है? पैरेलल। पैरेलली जो है वो सेल डिवाइड करता है टू द एक्सिस ऑफ द आर्केगोनियम। तो इसको समझने के लिए हम जरा पिक्चर पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो था ये गेमेटोफाइट था। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कि मेल और फीमेल एक ही पे बन गए हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो है फीमेल के अंदर जो है जायगोट बना, और इस तरह से जो है वो फुली जो है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। और नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ? ट्रांसवर्स बोला था ना मैंने, पैरेलल। पैरेलल डिवीजन किसके? कि जिस तरफ वो पड़ा हुआ है आर्केगोनियम में, उसी तरीके से उसमें जो है पैरेलल डिवीजन होगी। दो सेल्स बन गए, एक जो नीचे वाला सेल है उसको हम हाइपोबेसल सेल बोलते हैं और एम्ब्रियोनिक सेल भी बोलते हैं, और जो ऊपर वाला सेल होता है दैट इज एपिबेसल सेल और सस्पेंसर सेल, जो कि आगे जाके क्या करेगा? न्यूट्रिशन अंदर से जो है वो न्यूट्रिटिव जोन में से न्यूट्रिशन लाने का काम करता है, दैट इज द सस्पेंसर सेल। ठीक है, अब पिछली बारी में हमने लाइकोपोडियम में भी पढ़ा था कि ऊपर वाले सेल में डिविजन्स नहीं होती हैं। ऊपर वाला सेल क्या करता है? सिर्फ इलोंगेट करता है। जितनी डिविजन्स होती हैं वो हाइपोबेसल सेल में होती हैं। तो अगली जो डिवीजन हुई वो ट्रांसवर्स डिवीजन के प्रिपेंडिकुलर हो गई। प्रिपेंडिकुलर हो गई तो ये वाला सेल जो था वो दो हिस्सों में बट गया। फिर से जो अगली डिवीजन हुई अगेन, ठीक है, वो कैसे हो गई? फिर से एक आई शेप में कट लगा और एक छोटा सा सेल बना जिसको बोला एपिकल सेल। फिर उसके सेल के जो थी प्रिपेंडिकुलर डिविजन्स हुई, और इस तरह से जो है वो सेल्स की नंबर जो है वो इंक्रीज होने लगे। एंड देन डिविजन्स हर एक प्लेन में अकर हुई, और इस तरह से जो मास ऑफ सेल बन गया। लेकिन जो एपिकल सेल था वो हमेशा से क्या रहता है? क्या रहता है? डिफरेंशिएटेड रहता है बाकी सेल्स के कंपैरेटिवली। ठीक है, और यही वो सेल होता है एपिकल सेल, जिससे कि आगे जो है वो क्या फॉर्मेशन होगी? स्टेम एपेक्स की फॉर्मेशन होगी। एक इसके साइड से जो इस तरफ के जो नीचे की तरफ जो सेल्स पड़े हुए हैं दो, एक से क्या निकल जाएंगे? कॉटिलिडन्स निकल जाएंगे। एक रीजन से क्या निकल जाएगा? फुट निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। डिविजन तो हमने देख ली कि जो फर्स्ट डिवीजन है जायगोट में दैट इज ट्रांसवर्स to the axis of the archegonium and results in upper epibasal और suspensor cell बोला हमने, and lower hypobasal cell. The epibasal cell is also called as suspensor cell and the hypobasal cell is also called as the embryonic cell. अब यहाँ पर इनके मतलब को ही समझने का है कि उसी समय पता चल जाएगा कौन सा सेल कौन सा फंक्शन करेगा। सस्पेंसर है तो उसका काम न्यूट्रिशन लेने का है, एम्ब्रियोनिक है तो आगे जितनी भी प्लांट की जो है ऑर्गन्स डेवलप होने हैं वो कहाँ से होंगे? एम्ब्रियोनिक सेल में से होंगे। एंड फर्दर डेवलपमेंट रिगार्डिंग इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सस्पेंसर वेरीज इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ स्लेजिनेला। इन स्लेजिनेला स्लेजिनोइड्स द elongation of suspensor pushes the developing embryo down into the food reserve. अब जैसे जैसे वो क्या होता है सस्पेंसर लंबा हो जाता जाएगा, वो एम्ब्रियोनिक सेल को क्या करता जाएगा और अंदर जो है आर्किगोनियम में जो है वो अंदर की तरफ घुसोटता जाएगा ताकि उसको अच्छे से क्या मिल सके? न्यूट्रिशन मिल सके। लेकिन इन केस ऑफ स्लैजिनेला क्रोजियाना सस्पेंसर जो है वो इतना इलोंगेटेड नहीं होता जितना कि स्लेजिनोइड्स के केस में होता है। दैट इज मच रिड्यूस्ड और इनसिग्निफिकेंट। इस तरह से प्रेजेंट होता है जैसे कि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। दैट इज इनसिग्निफिकेंट, राइट? जैसे हम बात करते हैं कि इनसिग्निफिकेंट आप किस तरह से डिफाइन करोगे? कि जैसे हम कहें कि हमने पूरे भरे हुए ग्लास में से एक ड्रॉप वाटर निकाल लिया, तो दैट जो हमने निकाला है दैट इज वेरी इनसिग्निफिकेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? सो दैट सस्पेंसर इज रिप्लेस्ड बाय द enlargement and elongation of the archegonial cavity forming a long embryo tube that is known as embryo
clank. And the developing embryo lies at the tip of the embryo tube and derives nutrition. तो अगला क्वेश्चन हमारा यही बनता था कि अगर सस्पेंसर डेवलप नहीं हुआ, सस्पेंसर इलोंगेट नहीं हुआ, तो फिर न्यूट्रिशन कहाँ से आया? तो वो हमारा क्वेश्चन यहीं पे उसका आंसर मिल गया कि वो जो न्यूट्रिशन है वो कैसे आ गया कि जो आर्किगोनियल कैविटी थी वो एक लंबी सी ट्यूब बना लेती है जो कि एम्ब्रियोनिक सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है. ठीक है. Then in case of Slaginella martensi, the suspensor cells forms a multicellular elongated suspensor that pushes the developing embryo deep into the food-laden gametophytic tissue, and the other organs of the embryo are formed from the embryonic cell. ठीक है. इतनी चीज आप लोगों को समझ लग गई या कोई पॉइंट नहीं पता चला है? तो सस्पेंसर जो है दैट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, किसी में बहुत इलोंगेटेड है, किसी में रिड्यूस्ड है, तो किसी में वो एक मल्टी सेलुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बना लेता है. लेकिन सब में जो उसका फंक्शन है वो क्या है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको क्या करना है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है. कहाँ से? अब मैं तुम्हें पूछूं कहाँ से न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? आंसर कहाँ से आ रहा है? गमेटोफिटिक टिश्यू में से. हमने पढ़ा था ना, गमेटोफाइट के दो रीजन्स है, अपर जनरेटिव रीजन जहां पर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और नीचे वाला जो होता है दैट इज न्यूट्रिटिव रीजन. तो न्यूट्रिशन तो उस न्यूट्रिटिव रीजन में से ही आएगा ना. तो वो इसीलिए जो सस्पेंसर है वो उसको खुद लंबा होता जाता है, और टिश्यू ये यहाँ पर ये सस्पेंसर सेल है, और ये जो है हमारा एम्ब्रियोनिक सेल रीजन है, और यहाँ पर नीचे क्या पड़े हुए हैं? क्या पड़ा हुआ है? न्यूट्रिटिव रीजन. तो ये सस्पेंसर इसको न्यूट्रिटिव रीजन की तरफ क्या करता है? पुश करता है कि तुझे जो है अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके. For further study, we should consider an example of Slaginella martensi, where the embryonic cell give rise the embryo proper, and the embryonal cell divides by vertical divisions, forming two equal cells. जो हमने अभी ऊपर पिक्चर में देखा था कि दो जो है equal cells जो है वो आगे बनते हैं. And the next division is again vertical, but the wall is laid down at the right angle to the first. तो अगर ये जो लिख रहे हैं क्या ये इसी तरह से Slaginella martensi का ही एग्जाम्पल चल रहा है? और फर्स्ट डिवीजन उन्होंने बोला कि ठीक है दो सेल्स इक्वल बन गए, लेकिन अगली डिवीजन जो हुई वो हुई तो वर्टिकल, बट क्या हुई? पहले की थोड़े से राइट एंगल पे, ताकि एक छोटा सा जो है एक छोटा सा सेल बन गया और ये दो बड़े सेल बन गए. So it results in the formation of 4-cell quadrant. One of the cells of the quadrant divide by an oblique wall, differentiating an apical cell of the embryonic shoot. So the remaining 3 cells together with the sister cell of apical cell divide by transverse divisions to form 2 tiers for 4 each. अब ये 4 cells each जो है ये वाली बात हो रही है कि यहाँ, अब आप बोलोगे यहाँ तो 3 सेल दिख रहे हैं, चौथा कहाँ है? कहाँ है चौथा सेल? बताओ जरा. अब डिवीजन सिर्फ अगले वाले हिस्से में थोड़ी हुई है, इसके पीछे भी तो एक सेल पड़ा होगा ना, तो दैट इज द 4th वन. ठीक है. अब जब अगली डिवीजन हो रही है 4 सेल बनने के बाद क्या होगा? इन्हीं 4 सेल्स के पैरेलली और 4 सेल्स जो होंगे उनमें ये जो क्या होगा? डिवाइड कर जाएगा, तो 2 टायर्स बन जाती हैं. टायर्स का क्या मतलब होता है? 2 लेयर है ना. टायर्स मतलब एक ऊपर और एक नीचे. इस तरह से जो है वो 4 जो सेल्स हैं वो 2 टायर्स में जो है वो क्या कर जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं, और 4 सेल एक रो में जो है वो प्रेजेंट होते हैं. द सेल्स इन बोथ द टायर्स दे अगेन डिवाइड बाय ट्रांसवर्स वॉल्स एंड वर्टिकल वॉल्स. राइट. ट्रांसवर्स वॉल्स ये और वर्टिकल वॉल्स ये, तो मतलब हर तरह से जो सेल में क्या हो रही है? डिवीजन हो रही है. और ये जो सेल्स हैं लोअर क्वाड्रेंट के जो सस्पेंसर के पास बैठे हैं, दे डिवाइड मोर एक्टिवली गिविंग अ मल्टीसेलुलर फुट. Right, and the foot is hostorial and provides the nutrition from the gametophyte. अब कौन से सेल्स की बात की हमने? जो सेल्स किसके पास पड़े हुए थे? बताओ किसके पास पड़े हुए? सस्पेंसर के पास सेल्स जो पड़े हुए हैं वो सेल्स एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, और वो सेल्स क्या फॉर्म करते हैं? वो सेल्स फॉर्म करते हैं फुट रीजन. ठीक है. और जो उससे परे की तरफ साइड पड़े सेल्स हैं वो फॉर्म करेंगे स्टेम रीजन. ठीक है. ये फुट रीजन में से क्या बनेगा? फुट जो है वो हॉस्टोरिया बना लिया. हॉस्टोरिया है मतलब हॉस्टोरिया हम क्या पढ़ते हैं? जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो गेमेटोफिटिक टिश्यू में न्यूट्रिशन लेने के लिए मेनली हेल्प करते हैं. तो इसी तरह से जो है दीज सेल्स दे कहाँ गया? द फुट इज हिस्टोरियल एंड रिसीव्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम द गेमेटोफाइट, एंड द
conspicuous growth in the region of the foot result in the orientation of the embryonal axis at the right angle to the सस्पेंसर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर समझनी जो हमने अभी बोली। जैसे ही ये वाले सेल्स जो फुट रीजन के सेल्स हैं वो डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, तो अभी हमने सस्पेंसर ऊपर की तरफ पढ़ा था ना, तो ये क्या होता है, जैसे ये सेल्स, यहाँ वाले सेल्स, इनमें बहुत सारी ग्रोथ हुई, तो ये क्या करते हैं, सस्पेंसर को 90 डिग्री पे क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। ठीक है, तभी जो हमें पिक्चर ये नजर आ रही है वो इस तरह से नजर आ रही है, क्योंकि जो सस्पेंसर सेल था जो पहले सीधा था वो क्या हो गया, 90 डिग्री पे रोटेट कर गया। ठीक है, तभी तो सस्पेंसर नीचे, फुट जो है वो नीचे की तरफ आएगा और बाकी जो है वो अबव द सरफेस जो है बाकी ऑर्गन्स ग्रो करेंगे। So a superficial cell in each of the two diagonally opposite quadrants start functioning as initials of the cotyledons. तो वो जो cells जो away from the suspensor पड़े हैं, जिनको हमने apical cell बोला था, those superficial cells जो हैं वो क्या करेंगे, they start acting as the initials of cotyledons. अब cotyledons क्या होता है, क्या निकलते हैं cotyledons में से, क्या निकलता है बताओ जरा मुझे, लीव्स निकलते हैं। कॉटिलिडन्स में से सबसे पहले क्या निकलते हैं, लीव्स निकलते हैं। कभी भी आप सीड्स को जर्मिनेट करते हो ना, तो देखना जब हम सबसे पहले जो वो जर्मिनेशन के बाद निकलता है ना, तो वो छोटे छोटे लीव्स होते हैं, दोज आर नोन एज कॉटिलिडनरी लीव्स, राइट। तो ये जो कॉटिलिडन्स है, ये जो सेल्स है विच आर एक्टिंग एज इनिशियल्स ऑफ कॉटिलिडन्स, उनमें क्या होगा, दोनों में जो होगा वो डिविजन्स होंगी, दे डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड गिव राइज टू कॉटिलिडन्स, वन ऑन द ईदर साइड ऑफ द स्टेम, apex, initial, and each cotyledon develops a ligule on its inner side near the base. अब क्योंकि we are studying the genera which came under division, किसके अंदर आता है, लिग्यूलोप्सिडा के, तो लीव्स निकलने के बाद उनके बेस पे जो है छोटी सी टंग लाइक शीट प्रेजेंट होती है, उसके बाद जो है वो डेवलप स्टार्ट होगी, हर एक जो कॉटिलेडन, दोनों कॉटिलेडन्स के बेस पे जो है वो लिग्यूल डेवलप कर जाता है, एंड द एपिकल सेल ऑफ द स्टेम डिवाइड्स actively and forms a distinct shoot apex, and the portion of the embryo posterior to the cotyledons they become hypocotyle. ठीक है, तो hypocotyle क्या है, the region between the cotyledons and the leaves, जो leaves और cotyledons के बीच में जो space है, that region is known as the hypocotyle. And after the establishment of the cotyledons and the stem apex, a superficial cell situated in the foot towards the suspensor start functioning as a root initial. अब ये roots कहाँ से develop हुई, जहां पर हमने फुट की बात की थी, तो फुट का मतलब ही है कि अपने पैर जमीन में जमाना, जैसे ही उसने अपने पैर वहां जमीन में जमाने शुरू कर दिए, तो फुट सेल्स में से एक सेल जो सुपरफिशियल सेल था वो क्या करता है, दैट स्टार्ट फंक्शनिंग एज अ रूट initial, and then the apical cell of the root cuts off the segments and form a root like structures known as rhizophore. अभी रूट्स नहीं बने, उससे पहले क्या बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज नोन एज अ rhizophore. The first rhizophore formed from the embryo is called as primary rhizophore. It grows and come out of the ruptured portion of the megaspore wall and later on develops first roots, and as the roots penetrate into the soil they start functioning, they start absorbing water, and simultaneously जो stem apex है और उसके cotyledons है वो बाहर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, अपवर्ड्स ग्रो करते हैं, और जो एम्ब्रियो है वो दैट शिफ्ट्स इनटू अ, ट्रांसफर कर जाता है एक यंग स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में, विच सून बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द मेगा गेमेटोफाइट, जो कि टेरिडोफाइट्स का एक टिपिकल कैरेक्टर है कि जो स्पोरोफाइट है दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द गेमेटोफाइट, इसीलिए वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने आप को मेगा गेमेटोफाइट से क्या कर लेता है, अपने आप को सेपरेट कर लेता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है और एक अलग से जो है प्लांट बॉडी डेवलप कर जाती है। इज दैट क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट वी विल डू एपोगेमी एंड पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, एपोगेमी और पार्थिनोजेनेसिस, आई होप आपने कभी ना कभी इन दोनों वर्ड्स को सुना होगा, तो लेट मी नो कि तुम्हें कितना पता है कि एपोगेमी या पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है। डोंट रीड फ्रॉम हेयर, ठीक है, जितना तुम लोगों को पता है